हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरे एकदम जी जान लगा करके कर रहा होगा, इतना मजा से कर रहा होगा ना। कोई आईआईटी नीट के क्वेश्चन को जो है आप चुटकी में उड़ाते जा रहा होगा। आईआईटी नीट को आप हर हाल में आप क्रैक करके अच्छे रैंक से रहोगे। तो चलो आज मॉडर्न फिजिक्स का मैं इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स से जो है चाहे नीट का एग्जाम देने जाओ, चाहे आईआईटी का एग्जाम देने जाओ, क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप कमांड कर लेना। और देखो, कभी मैं मॉडर्न फिजिक्स से बता रहा हूँ, कभी वेव से बता रहा हूँ, कभी रोटेशन से बता रहा हूँ, कभी कोलिजन से बता रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि केवल हम कोलिजन केवल बताना शुरू कर दूं या केवल रोटेशन बताना शुरू कर दूं, और रोटेशन खत्म होने के बाद जैसे मैं दूसरे चैप्टर पर आऊंगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे रोटेशन वाला आपका गोल हो जाएगा। गोल हो जाना मतलब समझते हो ना, आपका धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कभी मॉडर्न का बना रहा हूं, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का बना रहा हूं, ताकि आपका सबका रिवीजन होते जाए। तो ये बहुत जरूरी है। जो लोग अगले साल नीट और आईआईटी का देने जा रहे हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी मॉडर्न से बनाएं, कभी हीट से बनाएं। आपका प्रैक्टिस हो रहा है। और एक बात ध्यान रखोगे, मैं केवल जिसको अगले साल आईआईटी और नीट का एग्जाम देना है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, और हर एक टॉपिक चेंज करके इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आप पूरे फिजिक्स पर आपका कमांड रहे। और नहीं तो क्या होगा ना कि ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं, पूरा खत्म करने के बाद जैसे मैं हीट या समथिंग कोई चैप्टर पर आऊंगा तो आपको धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाओगे। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं ये आप समझ रहे होगे। तो जिसको अगले साल नीट और आईआईटी को क्रैक करना है, वो मेरा आईआईटी का लेक्चर और नीट का जो मैं क्वेश्चन बैंक और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनवा रहा हूं उसको आप देखते जाओ। चाहे आप नीट का स्टूडेंट हो या आईआईटी का स्टूडेंट। मैंने नीट वाले स्टूडेंट को बोला था कि आईआईटी का आप क्वेश्चन बना जाओ, उसके बाद नीट के क्वेश्चन बैंक बनाने की जरूरत नहीं, आप जाओ एग्जाम में धाए धाए बनाओगे, फटाफट बनेगा। तो चलो मैं बताने जा रहा हूं आगे मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एक लेक्चर मैं पहले बता चुका हूं, यानी 10 तक क्वेश्चन जो है आपको मैं सोल्व कर चुका हूं। आज 11th नंबर से क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए आज फर्स्ट किसको मैं सोल्व करूंगा, 11th नंबर क्वेश्चन को। क्या कहता है यहाँ पर, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को करना। देखो, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन में जान नहीं करता है। हाँ, लोग भागते क्यों है पता नहीं, तो इससे भागने का जरूरत नहीं है। इससे आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलो देखो, थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री का कंसेप्ट आता है, तो आप तो केमिस्ट्री पढ़े ही हो। क्या कहता है, व्हेन बोरोन, थोड़ा क्या कहो कि इसमें मान के चलो 60% से 70% केमिस्ट्री है। व्हेन बोरोन न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 5 होता है, मास नंबर 10 होता है, ये आप भी जानते हो, इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन। तो जैसे इसको बम्बार्डेड करोगे न्यूट्रॉन से तो क्या होगा, ब्रेक होगा और अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड, क्लियर है ना। तो जैसे इसको बम्बार्डमेंट करोगे, यही बोरोन है, मास नंबर को यहां भी लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर यहां लिखाएगा, क्लियर है। इसको आप न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कर रहे हो तो इसका मास नंबर तो 1 होता है लेकिन एटॉमिक नंबर 0। अरे न्यूट्रॉन में न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है, न्यूट्रल होता है यार, क्लियर। अब जैसे इसको बम्बार्डमेंट करोगे तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट होगा। ये क्वेश्चन में कर दिया। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है, ऐसा होगा नहीं। अब बताओ, मास नंबर यहां पर कितना था, टोटल 11 है, एक इसका न्यूट्रॉन का 1, और यहां पर मास नंबर अभी 4 है। तो 11 करने के लिए क्या करना होगा, 7 आएगा नहीं, 7 किसका होता है, लिथियम का यार, क्लियर। और ध्यान दो इधर, यहां पर एटॉमिक नंबर 2 है तो यहां निश्चित रूप से 3 होगा, तब टोटल 5 हो जाएगा। यहां पर देखो टोटल कितना है, 5 + 0 5 है।
बैलेंस है कि नहीं, बोलो। अब आगे देखो क्या कहते हैं, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज ऑफ एलिमेंट। कितना आसान था भाई, यानी जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, तो ये इमिट हो गया, दिस इज अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। इसमें किसी को शक है क्या, कोई शक नहीं, क्लियर। और ये कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिथियम। लिथियम का मास नंबर 7 और एटॉमिक नंबर कितना, 3, तो मास नंबर 7 हो जाएगा। और एलिमेंट कौन सा होगा बाबू, लिथियम होगा, क्लियर है। बन गया क्वेश्चन। देखो IIT 1986 में पूछा हुआ था। अब बताओ इसमें कुछ ज्यादा भेजा लगाना पड़ा क्या, कोई भेजा नहीं लगाया। भेजा मतलब ये क्लियर है ना, ये तो जानते ही आप। तो मास नंबर 7 हो गया और एलिमेंट कौन सा है, लिथियम होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखो क्या कहता है, कहता है द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब समझते हो, न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है, लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, नहीं। न्यूक्लियंस का मतलब होता है, याद रखना, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। ये सब केमिस्ट्री में आप लोग जानते हो, क्लियर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ऐसे मैं जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता हूं तो एकदम पूरा डिटेल पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री वाला पार्ट है तो बोल दिए बेटा पढ़ लेना, तो ये सब नहीं होता है। आप पढ़ रहे हो मुझसे तो हमको तो पढ़ाना डिटेल में यार। चलो आगे देखो क्या कहता है, पर न्यूक्लियन 4 ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ड्यूट्रॉन है, जिसका मास 2 है, एटॉमिक नंबर 1। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, वो क्या होता है, आइसोटोप्स होता है। आइसोबार्स उसमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर्स अलग अलग होता है। ये बात जानते हो ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा रहा हूं। कहता है कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इतना दे दिया है, किसका, ड्यूट्रॉन का, और हीलियम का इतना दिया हुआ है। कहता है आगे देखो, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। अरे भाई साहब, यहां फ्यूज करने का मतलब कंबाइन हो रहा है, फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। कहता है 2 ड्यूट्रॉन मिल करके, 2 ड्यूट्रॉन है मिल करके हीलियम बना दिया है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, देख लो। 2 ड्यूट्रॉन तो मास नंबर 1 का 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 1 एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। हीलियम न्यूक्लियस बन गया कि नहीं, बता दो, बन गया। अब देखो कहता है कि पर न्यूक्लियन, सॉरी पर ड्यूट्रॉन, एक सेकेंड, पर न्यूक्लियन 4 ड्यूट्रॉन इतना एनर्जी है, M4 मेगा होता है, मेगा उसके आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, वोल्टेज मत समझ जाना, क्लियर है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है, आप लोग जानते ही हो, 1.602, तो 1.6 लगभग लिखो ना, इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। किसी को शक है क्या, कोई शक नहीं है। चलो आगे देखो, कहता कि पर न्यूक्लियन, इसमें ड्यूट्रॉन का कितना न्यूक्लियंस है आप बता दो। अरे 2 है ना मास नंबर जी, 2 मास नंबर मतलब क्या है, एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा, नहीं तो 2 मास नंबर 1 का है, यहां पर 2 से गुना तो 4 हो जाएगा ना, मतलब कि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो टोटल न्यूक्लियंस कितना हो गया, 4 हो जाएगा कि नहीं।
टोटल न्यूक्लियंस जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पर न्यूक्लियन एनर्जी आपको दे दिया है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 को के कितना होगा, तो 4 इंटू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे कि नहीं बोलो, ये 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या करता है, एंड हीलियम का जो है इतना दिया हुआ है। क्लियर। तो देखो यहां पर 2 ड्यूट्रॉन को कंबाइन करके मैं हीलियम न्यूक्लियस बनाया हूं, तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। जब एनर्जी रिलीज हुआ होगा, क्लियर, तो निश्चित रूप से इसका एनर्जी थोड़ा कम गया होगा, तब ना भाई इधर एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर है। अब देखो हीलियम न्यूक्लियस का कितना दिया हुआ है, 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इससे हमको कोई मतलब है नहीं। अब देखो हीलियम न्यूक्लियस का दे दिया 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। क्लियर है ना, पर न्यूक्लियन। तो ये हो जाएगा हीलियम न्यूक्लियस का, जब देखोगे तो कितना हो जाएगा, इंटू पर न्यूक्लियन है 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये दोनों का जो मास का जो डिफरेंस हुआ, सॉरी, ये जो है एनर्जी ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। क्लियर है, ये एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर आपको निकालना क्या था, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 न्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म न्यूक्लियस। तो कितना हो जाएगा बोलो, दोनों का डिफरेंस कर दो, तो डेल्टा ई बराबर 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा, 4 घटा दो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी जो है रिलीज हो जाएगा। इतना एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना एनर्जी आपको रिलीज होगा। तो वही कहता है एनर्जी रिलीज व्हेन 2 न्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस। तो कितना आया है, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। चलो तो जल्दी से इसको नोट करो। देखा कितना आसान था, काफी आसान था। तो यहां पर एनर्जी रिलीज कितना हो गया, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को तो मैं क्यू जोड़ा था। अब क्लियर हो गया ना, यही क्यू आपको दे दिया। क्यू की जगह यहां पर मैंने क्या लिखा, डेल्टा ई, दिस इज डेल्टा ई। क्लियर, एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट आंसर देखना चाहते हो, देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब आगे देखना क्या कहता है। इस क्वेश्चन को देखो, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ ए पीएन जंक्शन रेक्टिफायर द पी इन इज कनेक्टेड। फॉरवर्ड बायस में पी टाइप पॉजिटिव से, पी फॉर पॉजिटिव याद रखना, एन टाइप निगेटिव से होता है, एन फॉर निगेटिव याद रखना। ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, नहीं याद रहेगा। ये हो गया पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा, चलो वो तो नहीं दिया है, एन वाला निगेटिव से हो जाता है। कहता है कि पी इन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम, यही है ना, पीएन
दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। तो इसको पॉजिटिव से फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। क्लियर है ना? दिस इज फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बाय कहेगा तो पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना, जस्ट उल्टा। पी फॉर पॉजिटिव, सीधा चल रहे हो ना, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, सीधा चल रहे हो मतलब फॉरवर्ड। अरे फॉरवर्ड जा रहे हो ना जी, और उल्टा कनेक्ट कर दे तो रिवर्स हो जाता। याद रहेगा? चलो अब देखो करंट कैसे फ्लो करता है वो मैं बता रहा हूं। ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये बात आपको पता है। ये वायर है यार, कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। है भागो यार, यहां से इलेक्ट्रॉन बेचारा भागते 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 यहां आएगा। नहीं, क्लियर है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये बेचारा भागेगा। नहीं, इसमें होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। क्लियर है? तो होल वाला के ये प्लस वाला रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर भागेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या कहता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहा है तो निश्चित रूप से करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट अपोजिट। तो कहता है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम, कहां से कहां? पी टू एन टाइप, यानी पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इन द रेक्टिफायर। कोई दिक्कत है क्या? पी से एन के तरफ। क्लियर? आंसर देख लो क्या करता है। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव से, और मूव किधर से किधर करेगा? पी साइड से एन साइड। करंट का डायरेक्शन हो गया। नहीं, क्लियर? चलो ये क्वेश्चन समझ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो कितना ये लग रहा है कि आईआईटी का क्वेश्चन बना रहा हूं, बहुत आसान है कि नहीं? तो कंसेप्ट आपके पास है दोस्तों। तो आईआईटी का छोड़ो ना, यूरोडोप का नाम सुने हो? काफी टफ लोग बोलते हैं, वो भी चुटकी में उड़ते जाएगा। क्लियर है ना? इसलिए कंसेप्ट होना आपके पास जरूरी है। तो मैं आईआईटी का और नीट का क्वेश्चन डील कर रहा हूं। आईआईटी का क्वेश्चन कई बार तुम देखोगे बहुत क्वेश्चन रिपीट कर देता है, किसमें? नीट में। क्लियर है? और इससे लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, इसलिए थोड़ा सा देखो अपना जो एग्जाम में आ रहा है उससे लेवल थोड़ा हाई बना लो। तो बोलोगे कि हम आईआईटी का स्टूडेंट है तो हमको कैसे लेवल हाई होगा? भाई साहब ये बनाने के बाद आपको यूरोडोप का क्वेश्चन बताऊंगा। यूरोडोप बोलते ना कि काफी टफ है, देखना बहुत मजा आएगा। और कुछ मैं बता भी चुका हूं, वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। चलो आगे क्वेश्चन क्या है उसको मैं देखने जा रहा हूं। तो देख रहा है कितना आसानी से बन रहा है। बस आपके पास कंसेप्ट जो है 2 टंच होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में ज्ञान नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 14 नंबर क्या कहता है। कहता है द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे के अल्फा लाइन इमिटेड बाय ए हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट इज 0.32 एंगस्ट्रॉम। लेमडा 1 आपको दे दिया है, एंगस्ट्रॉम इसको बोलते हैं, पता है ना? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 to the power -8 सेंटीमीटर होता है। मीटर में लोगे तो 100 से भाग दे दो ना जी, इतना मीटर होता है। ये बात क्लियर है? अब आगे देखो क्या कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन इमिटेड बाय द सेम एलिमेंट विल बी, तो 1 बाय लेमडा क्या जानते हो? RZ - B होल स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर -1 बाय N2 स्क्वायर।
यही जब तुम्हारा केस सीरीज है तो फॉर केस सीरीज के लिए बी का वैल्यू 1 पुट कर देना। नहीं, ऐसे भी देखो, इससे हमको क्या मतलब है, यहां पर 1/λ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? क्लियर? ठीक है। अब देखो λ1 लोगे, हमको λ2 फाइंड कर, क्या पूछता है, द वेवलेंथ ऑफ के बीटा। तो के अल्फा का वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, नहीं? क्लियर? चलो देखो, ये बात जानते हो ना, यही स्पेक्ट्रम है। एन का वैल्यू 1 लोगे, इसके ऊपर ये है 32, यानी 27/32 इंटू λ1 कितना था 0.32। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना रहा है, ये चाहिए। क्लियर? तो कैलकुलेट कर लेना इसको। कैलकुलेट हो गया ना? करीब कैलकुलेशन तो आसान है ना, ठीक है। लेमडा तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल 0.27 एंगस्ट्रॉम, सब एंगस्ट्रॉम में था। क्लियर? चलो, तो ये बन गया। इसके बाद ये वाला देखो, कहता है कि बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। तो रिवर्स बाइस में हाई रेजिस्टेंस होता है, ये सब तो थ्योरी है। रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन offers high resistance to current flow across the junction. The biasing is obtained by connecting the P side to, देखो इधर उल्टा कनेक्ट करेंगे ना, P साइड को निगेटिव टर्मिनल से। पता है पीछे कि रिवर्स करना हो तो P साइड निगेटिव से और N साइड पॉजिटिव से। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो थ्योरी था प्योर। इस क्वेश्चन को देखो, कहता है फॉर द गिवन सर्किट शोन इन फिगर टू एक्ट एज फुल वेव रेक्टिफायर एसी इनपुट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस। तो किसके क्रॉस एसी इनपुट कनेक्ट करोगा? डीसी आउटपुट वुड अपीयर अक्रॉस, डीसी आउटपुट वुड अपीयर अक्रॉस। तो देखो ना, इसमें क्या करो, इसके क्रॉस यदि एसी कनेक्ट करते हो तो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। इसके क्रॉस कनेक्ट करोगे तो ये प्लस ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। हाँ ठीक है। बीडी के क्रॉस क्या कर दो कि एसी कनेक्ट कर दो। क्लियर? और इसके क्रॉस एसी के क्रॉस लोड कनेक्ट कर दो, मतलब इसी के क्रॉस आउटपुट ही लिया जाएगा, लोड के क्रॉस आउटपुट ना होगा। अब देखो एसी में ये इन कभी प्लस तो ये इन प्लस, कभी ये इन कभी ये इन, प्लस माइनस होते रहता है। तो मान लो कि ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये पोलरिटी चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस, फिर ये माइनस प्लस। जब प्लस होगा तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएगा, इधर से तो जाने देगा नहीं, फिर ऐसे घूम के आएगा तो इधर जाएगा नहीं। क्लियर है? तो इधर भी चला जाएगा। इसका मतलब यहां से कनेक्ट नहीं इसको करना होगा, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ऐसे भी चल जाएगा और ये ऐसे
एक सेकंड, सॉरी, ठीक तो है। यहां से पॉजिटिव जो गया इधर तो जाने देगा नहीं, ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे आया, इधर जाने नहीं देगा, फिर ऐसे आएगा। क्लियर? चलो ठीक है, साइकिल पूरा हो गया। अब देखो, इसको यदि माइनस करोगे, इसको यदि आप माइनस करते हो और ये प्लस, तब क्या होगा? करंट का डायरेक्शन फिर ऐसे हो जाएगा, इधर करंट जाएगा तो जाने देगा नहीं, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा है, ये जाने देगा, फॉरवर्ड बाय से ऐसे जाएगा। अब देखो, यहां से इधर नहीं जाने देगा तो इधर आ जाएगा और ऐसे जाकर के ऐसे चलेगा। क्लियर है? इसका मतलब क्लियर हो गया ना? इसका मतलब समझ गया? यानी एसी किसके अक्रॉस कनेक्टेड होगा? बीडी के अक्रॉस। और लोड किसके अक्रॉस कनेक्टेड होगा? एसी के अक्रॉस। ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, ये एसी पॉइंट का नाम दिया हुआ है। क्लियर है? तो बीडी के अक्रॉस क्या करना होगा? एसी कनेक्ट करना होगा, और एसी के अक्रॉस आरएल कनेक्ट करना होगा, लोड। तो यही लोड के अक्रॉस क्या देता है? आउटपुट दे देगा। और ये हो गया इनपुट। क्लियर? ये वाला आप दे दिए हो इनपुट, आई आप दे करके इसे ऑब्लिक करते हैं तो इनपुट बोला जाता है। आउटपुट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? ये इनपुट, ठीक है ना? अब चलो क्वेश्चन पर। फुल वेव रेक्टिफायर यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई कर रहा है। और दोनों केस में डायरेक्शन किधर करंट का इसमें लोड में? ए से सी। तो डीसी में करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स होता है ना। इसमें क्या होता है? पोलैरिटी चेंज होते रहता है एसी में। तो यहां पर क्या करता है? फॉर द गिवन सर्किट शोन इन फिगर टू एक्ट एज फुल वेव रेक्टिफायर द एसी इनपुट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस, किसके अक्रॉस था? बीडी के अक्रॉस, एंड डीसी आउटपुट एसी के अक्रॉस। हो गया? क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखो क्या कहता है। कहता है कि इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए क्वांटम स्टेट एन इज। आप खुद समझो, जो काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी के मॉडुलस के बराबर होता है। क्लियर? ठीक है? जब काइनेटिक एनर्जी x होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो टोटल एनर्जी माइनस x हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में लेना है किसको? जो पहले रहेगा, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो लैंग्वेज में पहले रहेगा वो न्यूमरेटर में, और जो बाद में रहेगा डिनोमिनेटर में। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। क्लियर? ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये आप ग्रेविटेशन में भी निकाला होगा तो उतना ही आता होगा। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल फर्क क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है तो ये माइनस लगा दोगे तो आ जाएगा टोटल एनर्जी। क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी का हाफ कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इसके बाद उसी तरह आपका बोर्स मॉडल में होता है, इसमें आएगा 1/4πε0 के टर्म में। क्लियर है ना? पढ़े हो बोर्स मॉडल में? सेम आता है कंसेप्ट, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहां पर रेशियो नहीं जाना था तो -1। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखो क्या कहता है। कहता है कि इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस of 15,000 volt strike a copper target. The speed of emitted X-ray inside the tube. अरे भाई, एक्सरे क्या है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां पर स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा, 3×10⁸ मीटर/सेकंड होगा। ये कौन बड़ी बात है? नहीं, बताओ, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, क्या केवल आपको बेवकूफ बनाया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करता है। इन द न्यूक्लियर प्रोसेस C6 है, 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, नहीं, ये बोरॉन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर घट गया, 6 से 5 हो गया। तो ये कब घटता है? एटॉमिक नंबर घटने का मतलब प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया किस में, न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन पर इधर एक प्लस, तो इधर पॉजिट्रॉन होगा, E+। क्लियर है ना? और दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए ना, चार्ज इधर प्रोटॉन है तो एक प्लस, तो इधर भी एक प्लस। ये पॉजिट्रॉन पर चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके वैल्यू के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो इस पर प्लस। यानी इस पर चार्ज देखोगे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा प्लस में। एक दे देता है, देखो ये प्रोटॉन है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन। तो एक देता है न्यूट्रिनो। क्लियर, जानते हो ये? तो यहां पर देखो क्या पूछ रहा है, इसके जगह और देखो प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ है, न्यूट्रॉन में। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चल गया, तो अब एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक कम जाएगा। लेकिन टोटल जो है न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम होगा, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या देता है, मास नंबर देता है। तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में, तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या तो वही ना रहेगा, मास नंबर वही रहेगा। ये बीटा प्लस है, मतलब अरे पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस दिखाओ, E+ दिखाओ। ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। क्लियर? और यहां पर X की जगह क्या हो गया, न्यूट्रिनो। हमको X पूछ रहा है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। जब माइनस बीटा इमिशन होता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है उस केस में प्रोटॉन में। तो देखो न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज है, यहां प्रोटॉन प्लस, तो इधर भी 0 चार्ज होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना इस पर प्लस होता है इस पर माइनस होता है। एक होता है, ये न्यूट्रिनो का सिंबल मैं ले रहा हूं ऐसा, न्यू, तो ये एंटी न्यूट्रिनो हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर? तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हो जाता है, जनरेट हो जाता है। क्लियर? यहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में, तो एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये प्लस बीटा प्लस इमिशन हुआ है, ये बीटा माइनस इमिशन हुआ है, ये बीटा प्लस इमिशन हुआ है। क्लियर है ना? देखो ये बीटा प्लस इमिशन को भी शो कर रहा हो। हमको X पूछ रहा है, X क्या होगा, कौन सा पार्टिकल होगा, तो न्यूट्रिनो। क्लियर? ऐसे यहां पर E+ है, पॉजिट्रॉन है। क्लियर, समझ गया ना? चलो, तो अल्फा से दिखाओ, बीटा से, उससे क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं। हमको X के बारे में पूछ रहा था, तो क्या होगा, न्यूट्रिनो होगा पार्टिकल। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। In a biased PN junction, the net flow of holes is from N to P region। कहता कि N से P रीजन के तरफ होल का फ्लो हो रहा है, किस बाइस्ड में, ये PN जंक्शन है, P टाइप, और ये N टाइप। यदि ये फॉरवर्ड वाइज करोगे तब क्या होगा, इसमें होल्स होगा, नहीं, होल्स की संख्या ज्यादा होगा, ये मेजॉरिटी में होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा।
अब देखो ये पॉजिटिव वाला होल्स को रिपेल करेगा, तो होल्स किधर भागेगा, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा नहीं। तो कहता है इसमें कि नेट फ्लो ऑफ होल्स, होल्स का फ्लो फ्रॉम एन टू पी, यहां पर क्या हो रहा है, पी टू एन हो रहा है होल्स का, मतलब निश्चित रूप से रिवर्स बायस होगा, नहीं निश्चित रूप से क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। दिखा दो रिवर्स बायस, रिवर्स मतलब इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। अब देखो इसमें तो होल्स होगा नहीं, तो ये निगेटिव वाला होल्स को क्या करेगा, इधर पुल करेगा, क्लियर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा मेजॉरिटी में, होल्स होगा इसमें माइनॉरिटी में, तो निगेटिव वाला इसको क्या करेगा, इधर पुश करेगा, क्लियर। तो होल्स का देखो तो मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, निगेटिव टू सॉरी एन टू पी हो रहा है, तो होल्स का एन टू पी होगा इन रिवर्स बायस में, क्लियर है, रिवर्स बायस में होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन, क्लियर है। तो मॉडर्न फिजिक्स में देखो क्वेश्चन में जाना नहीं था, कैलकुलेशन भी कोई लेंदी नहीं था, आप इसको बारी बारी प्रैक्टिस करो और मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन एकदम फिक्स है, रहेगा ही, चाहे आईआईटी का एग्जाम दो या नीट का, एकदम फिक्स है, रहेगा ही। तो इसको आप रेडी कर जाओ, क्लियर है। तो जितना मैं बताया हूं इसको प्रैक्टिस करते जाओ, बाकी अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।